नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले एक बड़ी खबर आई जिसकी वजह से पूरे देश में सनसनी फैल गई। खबर यह थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर यह आरोप था कि दरअसल वो ड्रग यानी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और एक ऐसी पार्टी में पकड़े गए जहां पर नशीली दवाओं का सेवन हो रहा था। जाहिर सी बात है, उसके बाद पूरे देश में सनसनी मच रही थी। सारे मीडिया का अटेंशन आर्यन खान के ऊपर लग गया। यह खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि शाहरुख खान देश के नंबर 1 फिल्म स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, और उनके बेटे का, यंग लड़के का इस तरीके से गिरफ्तार होना एक बड़ी खबर बन के सामने आई। उसके बाद घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदले। आर्यन खान की गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 3 हफ्ते तक वो जेल में रहे और अब एक दूसरी लगभग उससे बड़ी सनसनीखेज खबर आई है। सनसनीखेज खबर यह है कि आर्यन खान के खिलाफ नेशनल कंट्रोल ब्यूरो को एक भी सबूत नहीं मिला, लिहाजा चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जिन दिनों आर्यन खान गिरफ्तार हुए थे उस वक्त उनको इस तरीके से पेंट किया गया एनसीबी के द्वारा और साथ ही साथ मीडिया के द्वारा जैसे वो किसी बहुत बड़े ड्रग कार्टेल या ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो, और उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान में जो ड्रग कार्टेल है या ड्रग सिंडिकेट है उसके ऊपर अंकुश नहीं लग सकता। अब सवाल ये उठता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से जेल में रखना, वो भी 3 हफ्ते तक, और अब चार्जशीट में कहना है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल जो ऑफिसर कंसर्न थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होने वाली है, ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली। तो ये किस तरीके का मामला है और क्यों इस तरीके से गिरफ्तारी की गई? इस गिरफ्तारी के बाद उनके छूटने का मतलब क्या है? इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मौजूद है मशहूर वकील माजिद मेमन साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और एनसीपी के सदस्य भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है माजिद मेमन साहब। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और अब उनका बिल्कुल बेगुनाह छूट जाना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नमस्कार आशुतोष जी, सभी दर्शकों को आपके मेरा नमस्कार। ये खबर एक जंगल की आग की तरह फैली कि जिस दिन आर्यन को गिरफ्तार किया गया था और बड़ा शोर हुआ, उस वक्त बहुत तरह की टिप्पणियां हो रही थी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल नहीं किया गया था, उसके पास कुछ नहीं मिला था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और वो जाहिर है एक दुनिया के मशहूर भारत से हमारे जो फिल्म स्टार हैं शाहरुख जी, उनके साहबजादे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया इस पर। और उसके बाद आशुतोष, जैसा आपने कहा कि वो 26 दिनों तक लॉकअप में रहा। अब देखिए, ये तो आर्यन की कहानी जिसकी वजह से ये बहस मुबाहिसा छिड़ गया है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि जो देश में हजारों लोगों को अदालतों में पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले गिरफ्तार करके पेश करते हैं और रिमांड ले लेते हैं और उनको कस्टडी में रख लेते हैं, और फिर उसके बाद वो बेल पे छूटते हैं, निर्दोष छूटते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, जो भी है। मगर हमारी जो फौजदारी कानून का जो तरीका है हमारा, उस पर एक नज़र डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि गिरफ्तारी का मतलब क्या है, गिरफ्तार किसी व्यक्ति को क्यों किया जाता है कानून के दायरे में। तो आशुतोष जी, मैं संदर्भ में थोड़ी सी कानूनी जानकारी भी देना चाहूँगा। वो ये माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। हम सबसे पहले आर्यन खान पे बात कर लें, फिर उसके बाद विस्तार से उन सब चीजों में बातचीत करेंगे। चलिए, जिस आर्यन खान के मामले में एनसीबी को किसी तरीके से कोई ड्रग उनके पास नहीं मिला, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, उसके बावजूद एक बड़े क्रिमिनल लॉयर होने के नाते क्या आपको लगता था कि उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी, गिरफ्तार किया जाना चाहिए था? सबसे पहला सवाल तो यही इस पूरे मामले में। बिल्कुल आशुतोष, यही बात जिस वक्त ये खबर आई कल परसों में कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, तो मीडिया के लोगों ने मुझसे तुरंत अपना रिएक्शन चाहा
तो मेरा पहला वाक्य, पहला जुमला यही था जो मैं दोहराऊंगा आपके सामने कि एनसीबी से ये पूछा जाए, गिरफ्तार करने वाले अफसर से ये पूछा जाए कि पहले दिन जब उसे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त क्या सबूत था आपके पास गिरफ्तारी के लिए, और वो सबूत आज की तारीख में कहाँ गायब हो गया। जी। कुछ तो सबूत था जिस पर आपने गिरफ्तार किया, उस सबूत का क्या हुआ? या तो कोई सबूत नहीं था तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? देखिए, ये सवाल जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ इस हमारे चर्चा में, ये सवाल सही मानों में बड़े अदब के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहूँगा कि जज साहब को पूछना चाहिए कि आप आज लेकर आए हैं मेरे सामने एक एप्लीकेशन जिसमें ये कह रहे हैं आप कि एक व्यक्ति, नौजवान जिसको 26 दिन तक के लॉकअप में रखा गया, उसको आपने आज कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या कोई सबूत नहीं है, ये सबूत मिट गया, या सबूत हवा हो गया, या सबूत मोड़ तोड़ दिया गया? ये सबूत जब गिरफ्तार किया था तब क्या था? ये बड़ा सवाल है। आपको एक्सप्लेन करना होगा किस आधार पर आपने उसे गिरफ्तार किया जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो अब यहाँ फिर जो बात पैदा होती है कि आर्यन खान को, जैसा कि हमारा पहले ही कह चुके हैं कि न तो उसके पास से कोई मंशात मिली थी, न तो उसे कोई मेडिकल के लिए भेजा गया था, न तो उसका कुछ चैट पे था, और आज वो कह रहे हैं कि वो चैट को हम इस मुकदमे से नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या सिर्फ उसी चैट के आधार पर आप आर्यन खान को गिरफ्तार कर सकते थे कानून के दायरे में? इसका जवाब है नहीं। तो इसलिए आशुतोष जी, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आर्यन खान के सहारे जी, भारत में बसने वाले लाखों लोग, हजारों लोग रोज गिरफ्तार होते हैं। पुलिस अफसरों को इख्तियार दिए गए हैं कानून के जरिए कि वो मजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में शहरियों की गिरफ्तारियां कर सकते हैं। मगर ये जो इख्तियार है गिरफ्तारी का, इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ हम इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल इस पे चर्चा करेंगे हम, और बहुत विस्तार से उस पे बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आर्यन खान के पूरे मामले को समझ लें, तो उनको जो आगे आप बात कहने वाले हैं उसको और समझने में उनको आसानी होगी। अब दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, जब कोई सबूत नहीं था तो क्या एनसीबी के किसी ऑफिसर को ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उसके पास है या नहीं, या ऐसे मामले में गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, उसूलन नहीं करना चाहिए, और मैं वही बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कानून क्या कहता है कि आर्यन खान को इन हालात में गिरफ्तार करने का कदम सरासर गैर कानूनी और गलत ठहराया गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी नाजायज थी, गैर कानूनी थी, गलत थी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग की एक मिसाल थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो भी अफसर इसका जिम्मेदार है उसको इसका जवाब देना होगा। सिर्फ जवाब देना होगा या उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इल इंटेंशन के साथ काम किया गया इसमें। नहीं, वो तो अब उससे पूछा जाए। देखिए, अब अदालत उसको शायद शो कॉज नोटिस इशू करे कि आप बताएं कि किन वजूहात से आपने उसको गिरफ्तार किया था, और क्या आपको उसको गिरफ्तार करने का अधिकार कानून देता है। आप समझाएं अदालत को, मुतमईन करें इस बारे में। और अगर अदालत का इसका पर समाधान नहीं होता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्हें डिमोशन किया जा सकता है, उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, फाइन किया जा सकता है। बहुत कुछ प्रावधान है कानून में। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि अगर कोई पुलिस अफसर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अपने अधिकारों का इस तरह से दुरुपयोग करता है तो बड़ी सख्ती के साथ उसके साथ कानून का हाथ उठना चाहिए। इसमें वन ऑफ द विटनेसेस ने ये भी हिंट किया है कि दरअसल ये पूरा मामला एक्सटॉर्शन का मामला था और शाहरुख खान से पैसे वसूलने थे, इसलिए किया गया। इसलिए मैंने कहा कि इल इंटेंशन के साथ साथ ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर होने के नाते क्या आपको लगता है इस पूरे मामले की जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए, और जो आरोप केस के दौरान लगे उसके आधार पर इस शख्स को गिरफ्तार करके, समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करके उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर इस मामले में अगर एक्सटॉर्शन का मामला भी आता है, या तो भ्रष्टाचार या एक्सटॉर्शन की वजह से ये गिरफ्तारी हुई थी, कोई सौदेबाजी होने जा रही थी या कोई साजिश की जा रही थी, तो उसकी मुकम्मल तौर पर गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, और एक निहायत ही इंडिपेंडेंट और रिलायबल, इसके लिए तो एक एसआईटी का निर्माण किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को ये जिम्मेदारी दी जाए पुलिस विभाग से बाहर,
क्योंकि पुलिस में दे हेल्प ईच अदर। चाहे वो दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का भी हो, तफ्तीश करेगा तो शायद वो सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचे या कुछ छुपाने की कोशिश करे। इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के जरिए, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और विश्वासु एजेंसी के जरिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे सबूत सामने आते हैं तो उस सूरत में चाहे वो समीर वानखेड़े हो या कोई और अफसर हो, उसके लिए एक बड़ी कठिनाई का सामना होगा। अब इसमें दूसरा सवाल जो हमारे तमाम दर्शकों के मन में होगा, वो जानना चाहेंगे कि जब कोई सबूत नहीं था और अदालत के सामने जब पेश किया गया तो अदालत ने क्यों नहीं उनको जमानत फौरन दी और क्यों उनको 26 दिनों तक कस्टडी में रहना पड़ा? देखिए, वो उसकी वजह ये है कि जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है, उसमें सबूत था या नहीं था, कम था, ज्यादा था, ये अलग बात है। लेकिन जिस लॉ के थ्रू, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी बताई गई थी, तो सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर, तो उसके तमाम गुनाह जो हैं, जो तमाम सेक्शंस जो हैं, वो न सिर्फ नॉन बेलेबल है, बल्कि वहाँ जमानत के ताल्लुक से ऐसा प्रावधान किया गया है कि आम कानून में इस देश में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। मगर एनडीपीएस एक्ट है या यूएपीए एक्ट है या पीएमएलए एक्ट है या टाडा एक्ट है, इस किस्म के जो खतरनाक किस्म के कानून हैं, उनमें वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रिवर्स हो जाता है कि प्रिजम्पशन इज ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है और एक सिविल सोसाइटी में ऐसे कानून की कोई जगह नहीं है। मगर एनडीपीएस में चूंकि सख्ती बरतने की जरूरत है, इसलिए एनडीपीएस के तमाम धाराएं जो हैं उसमें बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज अ रूल, जिसकी वजह से आर्यन को 26 दिन तक अंदर रहना पड़ा। अब इस पूरे मामले में आर्यन खान या शाहरुख खान के पास वो कौन से अधिकार हैं जिसके माध्यम से वो अदालत से अपील कर सकते हैं कि मिलॉर्ड, मेरे साथ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और जिन लोगों ने मुझे गलत तरीके से फंसाया, मेरे 26 दिन जिस तरीके से बर्बाद हुए, मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा के साथ गुजरा हूं, समाज में मेरी मान हानि हुई है, उसको रिस्टोर किया जाए। क्या कर सकते हैं आर्यन खान? बिल्कुल, देखिए, पूरा कानून उनको अधिकार देता है, लेकिन शाहरुख खान और उनके साहबजादे या उनके चाहने वाले बॉलीवुड के करीबी लोग, इनमें से किसी ने भी बहुत ही खामोशी के साथ इस जुल्म को बर्दाश्त किया है, ये मुझे कहना होगा। उन्होंने खामोशी से इसको बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने सोचा कि हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, और उनका विश्वास जो है वो इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन के साथ में सही माना गया। अब ठीक है, जो तकलीफ गलती हो गई, वो गलती हो गई, उसे हम समझते हैं कि शायद वो जानबूझ के नहीं किया गया, शायद वो कानूनी प्रक्रिया है, उसी में हमारा बच्चा का शिकार हो गया, हम उसे भूल जाएं। जहाँ तक कि शाहरुख खान का अपना रुख या रवैया है जो सामने नजर आता है, लेकिन इस मामले में कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। कोई शाहरुख की तरफ से, अगर शाहरुख की इजाजत हो तो शाहरुख की तरफ से उनके वकील या उनका कोई व्यक्ति मारहानि का, डैमेजेस का एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि इससे हमारा फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, रेपुटेशनल बहुत नुकसान हुआ है और इसके हमें भरपाई करनी चाहिए। और ये पुलिस अफसर के खिलाफ, तो पुलिस अफसर के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई हो सकती है और हर्जाना भी मिल सकता है। सर, एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे मसलों पर आऊंगा कि इस आर्यन खान के मामले के पहले रियाज चक्रवर्ती का भी एक मामला आया था। उसमें भी पूरी दुनिया को ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा गया है। उस मामले में और इस मामले में आपको समानता दिखाई पड़ रही है? क्या उस मामले में भी जबरदस्ती की गई थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसे 50 मामले होते हैं। ये तो आर्यन खान था, शाहरुख का, जो इतना प्रचारित हुआ और आपने कष्ट किया कि इस पर हम चर्चा करें। वरना आए दिन पुलिस अफसर, चाहे वो एनसीबी के अफसर हों, चाहे सीबीआई के अफसर हों, चाहे लोकल पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर हों और तमाम विभागों के अफसर हों, इस तरह के गैर जिम्मेदारी तौर पर गिरफ्तारियां आए दिन होती रहती हैं। और वो लोग जो गरीब हैं, जिनकी पहचान नहीं है समाज में, वो इसमें पीछे चले जाते हैं, जो हम रोजाना देखते हैं। और मैं समझता हूं अभी हम अपने दूसरे भाग में उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। माजिद साहब, एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि आज आपने कहा कि आर्यन खान का मामला था, इसलिए पूरी दुनिया को उसकी जानकारी मिल गई और बहुत बड़े बड़े वकीलों को हायर किया गया और उनको रिलीफ भी मिल गई 26 दिनों के अंदर।
लेकिन बहुत सारे गरीब लोग इस देश के अंदर हैं जो बड़े वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते हैं, और उनके साथ इसी तरीके का वाकया होता है। उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या उसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसी में मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है जो आपके जी। दर्शकों से भी मैं चाहूंगा कि गंभीरता के साथ उसे सुने और उसे नोट करें और उस पर विचार करें कि समाज में सुधार लाने के लिए और जहां तक के फौजदारी कानून के की सफलता के लिए कि हमारे देश के 130 करोड़ जनता जो हमारी फौजदारी कानून के तहत जी रहे हैं, उनके साथ कभी कहीं ज्यादतियां हो जाती हैं, तो उनका कमजोर और पिछड़े लोगों को जैसा कि आपने सही फरमाया कि उनके पास इतनी रिसोर्सेस नहीं होते कि बड़े वकीलों को रखा जाए, अदालतों के चक्कर लगा जाए, लिहाजा वो नाइंसाफी के शिकार होकर खामोश हो जाते हैं। इस सिलसिले को कम करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारे देश का फौजदारी कानून जो है उसके संदर्भ में एक अंग्रेजी में फ्रेज है जो मैं दोहराऊंगा, उसको फिर हम अनुवाद कर सकते हैं। जी। See, it is said that a country's civilization can be best gauged by the effectiveness with which its criminal justice system function. यानी किसी भी देश का की सिविलाइजेशन को अगर नापना हो तो उसका आधार जो है वो उसके फौजदारी काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर होता है कि कितना सक्सेसफुल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, बड़ी गहराई के साथ स्टडी करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे अनुभव 50 साल क्रिमिनल कोर्ट्स में मैंने काम किया है और लगभग सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के क्रिमिनल कोर्टों में बड़े बड़े मुकदमे हमने देखे हैं। और मैंने पार्लियामेंट में अपनी भाषणों में भी कई बार इसमें सुधार की बातें कही हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के रिफॉर्म्स में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 5 साल तक के। तो उन सभी चीज़ों के आधार पर मैं ये बात कहने जा रहा हूँ आपके सामने जी। वो ये कि हमारा फौजदारी सिस्टम जो है वो इस कदर नाकिस है, कमज़ोर है कि हम अपने आप को सिविलाइज नहीं कह सकते। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सफलता को नापने के लिए हमारे क्या तरीका है, उसका क्या रास्ता है? उसका तरीका ये है कि आपको कैद खानों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हिंदुस्तान में हजारों कैद खाने, जेलें हैं, आप देखते हैं प्रिजन्स हिंदुस्तान के। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के तौर पर प्रिजन्स का दौरे किए और हमने वहाँ ये पाया जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि हमारी कैद खाने, जेलें भरी हुई हैं बंदों से, ऐसे लोगों से, और जिसमें मेजॉरिटी 75% से ज्यादा लोग गिल्टी नहीं है, गुनहगार नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और उन्हें रखा गया है ताकि उनकी केसेस का फैसला जब होगा, अगर वो निर्दोष होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। मगर कितने साल उनको इंतजार करना होगा जब अदालत उन्हें निर्दोष जाहिर करेगी, और वो जितने साल अंदर रह चुके वो उन्होंने गंवा दिए, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं हमारे पास। तो इसी वजह से हर सिविलाइज कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेल का जो प्रोविजन है वो बहुत लिबरल है। आप यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल यू आर एस्टैब्लिश्ड गिल्टी। दिस इज द बेसिक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। आज से 50 साल पहले हमारे फौजदारी कानून में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने, जो एक मोस्ट एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, फौजदारी कानून के माहिर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है, और मुझे इत्तेफाक से उनके साथ 20 साल काम करने का मौका मिला, तो मैं भी उस सिलसिले में आपको उनकी बातें बता सकता हूँ। तो उन्होंने एक थ्योरी बताई थी कि बेल एंड नॉट जेल, एक छोटा सा फ्रेज, वो बेल एंड नॉट जेल 50 साल पहले दिया गया फ्रेज जो है वो कागजी पेपरी टाइगर बन के रह गया है। बदकिस्मती से हमारी प्रिजन्स में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कई संख्याओं में बैठे पड़े हैं पूरे विश्व में। एक जानकारी आपको दे दूं कि नादरलैंड एक ऐसा मुल्क है सारे दुनिया में सैकड़ों मुल्कों के दरमियान कि जहां अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या प्रिजनर्स जेल कैद खानों में मिनिमम नंबर है। सिर्फ 19 प्रिजनर्स 2019 में नादरलैंड की जेलों में पाए गए थे, 19, जबकि हमारी सिर्फ ओनली 19 प्रिजनर्स वर फाउंड। और उसके बाद का रिकॉर्ड यह है कि वो भी नहीं रहे तो जेल खाने बंद कर दिए गए। जेल खाने के मुलाजिम जो थे उनकी मुलाजमतें निकल गई। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सिविलाइज्ड दैट कंट्री इज। और हमारे मुल्क में आज
आर्थर रोड जेल में चले जाइए, तिहाड़ जेल में चले जाइए, सेल्स में जगह नहीं है, भरे पड़े हैं लोग, उनको किस इनह्यूमन तरीके से रखा जाता है। और किसी के खिलाफ मामूली सा जेब कतरे का गुनाह है, किसी के खिलाफ मुक्के से मारने का गुनाह है, या तो उन्होंने कभी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, उनके पास वकील नहीं है, या तो उनको बेल दिया गया तो उनके पास जमानत की ताकत नहीं है, अंदर पड़े हैं, या कई ऐसे हैं कि जिनको बेल नहीं मिली। ये बहुत ही यानी दुख की बात है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये सिलसिला शुरू होता है, यही देखिए आर्यन खान की बात आ गई है, ये सिलसिला शुरू होता है कि गिरफ्तारियां ही गलत होती हैं। गिरफ्तारी क्यों होती? गिरफ्तारी का मतलब क्या है? पहले सब हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि व्हाई इज ए सिटीजन टू बी अरेस्टेड फॉर अ क्रिमिनल चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये बात कही है, और जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहती है तो धारा 141 संविधान के तहत कानून है, इट्स अ लॉ बाय प्रेसिडेंट। तो वो सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी जो है वो किसी भी तफ्तीशी मामले में, चाहे कितना भी गंभीर तफ्तीशी मामला क्यों ना हो, फौजदारी गिरफ्तारी जो है नागरिक की, वो पहला कदम नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती से आर्यन के मामले में उन्होंने ये किया। 100% मिस्टेक उनकी यही हुई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, इस कानून को बालाताक रखते हुए गलत कार्रवाई शुरू की। कि उन्होंने अगर आर्यन को गिरफ्तार नहीं किया होता और वो 26 दिन की बजाय ये पिछले 7 महीने जो तफ्तीश जारी रही, और 7वें महीने के बाद जब वो ये कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं बनता, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने गिरफ्तार गलत किया, आपने 26 दिन उसको शिक्षा दी, और अब आप पछता रहे हैं कि साहब आपने उसको गलत गिरफ्तार किया, अब आप माफी मांगेंगे। तो ये नहीं होना। तो गिरफ्तार क्यों किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ये बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ कि गिरफ्तारी सजा का कोई हिस्सा नहीं होती। गिरफ्तारी, अरेस्ट इज नेवर ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट, अरेस्ट इज नेवर प्यूनिटिव, अरेस्ट इज आउटसाइड क्रिमिनल ऑफेंस। रिमेंबर दिस वन थिंग जो मैं कह रहा हूं कि जैसे आप पर कोई आरोप लगा दिया गया, ठीक है, आपकी अगर जमानत नहीं हुई, किसी कारणवश आपको जमानत नहीं दी गई, आप बड़े गंभीर गुनाह लगाए गए हैं, आरोप है, बहुत सारा सबूत है, आपको जमानत नहीं दी गई, और आप कस्टडी में रहे 3 साल, 4 साल, 6 साल, और उसके बाद आपके मुकदमे के फैसले में आप निर्दोष छोड़ा दिए गए, आपके खिलाफ सबूत नहीं साबित हुआ, गुनाह नहीं साबित हुआ, तो ये भी हो सकता है कि बेल न देने के बावजूद भी आप बेगुनाह छूट जाए। और दूसरी तरफ आपको बेल दे दिया जाए पहले ही दिन कि आपको ठीक है जमानत दे दी गई, और उसके बाद जब मुकदमा चलता है तो आपके खिलाफ ढेर सारे सबूत आते हैं, और उसके बाद आप दोषी ठहरा जाते हैं और आपको सजा हो सकती है। तो बोथ वेज इट इज पॉसिबल, whether you are on bail or you are not on bail, whether you are in custody or not in custody, it has nothing to do with the ultimate result, whether you are guilty or not. तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है कि the whole sphere of bail is outside the merits of the case. आप बेल पर होकर भी दोषी ठहरा जा सकते हैं, आप कस्टडी में रहकर भी निर्दोष छूट सकते हैं। तो इसलिए बेल से कोई संबंध नहीं है। और कस्टडी में लेने की वजह, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में 2-4 बातें कही हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है इसी संबंध में। पहली बात उन्होंने ये कही कि गिरफ्तारी तफ्तीश का पहला कदम कभी नहीं होनी चाहिए, और गिरफ्तारी आखिरी कदम तक के अगर जरूरी नहीं है तो गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है। पुलिस अफसरों को यह समझना चाहिए कि गिरफ्तार आप सजा के तौर पर नहीं करते, उसे टॉर्चर करना या उसे ह्यूमिलिएट करना या उसे डिसग्रेस करना, इसके लिए गिरफ्तार करते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ये नहीं कहता कि गिरफ्तार आप इसलिए करें कि वो जलील हो, गिरफ्तार इसलिए ना करें कि वो सजा उठाए, बिल्कुल नहीं। गिरफ्तार करने की वजह क्या है ये समझने की जरूरत है। गिरफ्तार इसलिए किया जाता है सबसे पहले कि तफ्तीशी काम में कस्टोडियल इंटरोगेशन की अगर आवश्यकता हो तो गिरफ्तार करके आप उसको इंटरोगेट करें। ये आपको समाधान पूर्वक जवाब देना पड़ेगा अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं। दूसरी वजह गिरफ्तारी की क्या हो सकती है? दूसरी वजह कानून की दृष्टि में गिरफ्तारी की ये हो सकती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार गुनाह करता है और उसे अगर एक बार इस गुनाह में हमने पकड़ा है या हमने देखा कि इसने ये गुनाह किया है तो हम इसे गिरफ्तार करके अंदर रखेंगे ताकि वो फिर गुनाह न कर सके। दिस इज अ सेकंड रीजन। थर्ड रीजन के गुनाहगार जिसको हमने गिरफ्तार किया है वो शख्स तफ्तीशी काम में दिक्कत पहुंचाएगा, गवाहों को धमकाएगा, सबूतों को मिटाएगा, इसलिए उसे अंदर रखने की जरूरत है जब तक कि हम
डेलिकेट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये आपकी तीसरी वजह हो सकती है। जी। और चौथी और आखिरी वजह ये हो सकती है कि ये भाग जाएगा, ये कानून में अब कानून के सुपुर्द हमें मिलेगा नहीं, इसलिए इसको हमें गिरफ्तार करके अंदर रखना चाहिए। इन चार वजूहात के अलावा किसी और वजह से आपको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। तफ्तीशी काम आप मुकम्मल करें और तफ्तीशी काम के बाद आर्यन की तरह से अगर आर्यन के खिलाफ सबूत भी मिला होता तो भी उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। आप सम्मन्स देकर चार्जशीट में अगर आर्यन का नाम होता तो आप उसे बुलवाते और वो उसके बाद केस का फेस करता, ट्रायल पार्टिसिपेट करता। तो ये हमारा फौजदारी सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है और देखिए बहुत अच्छी चीज है जो लोगों तक पहुंची नहीं है, बदकिस्मती से हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए हमारे इस देश में 130 करोड़ जनता जो हमारे कानून के तहत रह रही है, रूल ऑफ लॉ के तहत रह रही है, हमारी लोकतंत्र जो है वो रूल ऑफ लॉ पे चल रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास तो 100 में से 3 या 4 लोग या 5 लोग पहुंचते हैं, 95 लोग हमारे पास नहीं पहुंचते 100 में। 95% ऑफ द लिटिगेंट्स डू नॉट रीच अस एंड दैट्स द करेक्ट पोजीशन। एंड इसीलिए हम मजबूर हैं कि हमारे पास तो मामला आते नहीं जहां कहीं नाइंसाफी हो सकी हो। तो इंसाफ या नाइंसाफी जो है वो 95% में हो जाती है, बहुत ज्यादा। हमारे पास आए हुए तो गिने चुने कुछ कैपिटलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, धनवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारे पास पहुंचते हैं 3-4 लोग। सारे देश की आम गरीब जनता जिनको इंसाफ की जरूरत है, जो इंसाफ के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, मर जाते हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीचे के जजेस से कहा टू ऑल द कोर्ट्स बिलो, द मैजिस्ट्रेसी, द डिस्ट्रिक्ट जज, द स्पेशल जजेस हु आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अप टू सेशंस कोर्ट, उनसे ये कहा डोंट सरेंडर योर ग्लोरी टू अस, यू आर बेटर प्लेस्ड देन अस, you are better placed because every day the people are being brought to you। जब गिरफ्तार होता है आदमी तो उसको आपके सामने पेश किया जाता है। आपको वहां अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो तुरंत वहां उसको रोक देना चाहिए। अब देखिए हमारे कानून में दो एक जरूरी कानूनी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। संविधान की धारा 21 ये कहती है नो पर्सन shall be deprived of his life and personal liberty except by due process established by law, a procedure established by law which has to be fair। अब वो procedure established by law which has to be fair to encroach upon personal liberty वो क्या है? वो ये है कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया किसी मामले में, आपकी पर्सनल लिबर्टी पर हमला किया गया और आपको गिरफ्तार किया गया किसी आरोप के तहत, तो 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश करना लाजमी है, लोकल जुडिशियल। यही प्रावधान संविधान का 22(2) का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 57 में है और 167 में है। अब ये वहाँ प्रावधान ये कहता है कि जब पुलिस अफसर ने, चाहे वो एनसीबी का पुलिस अफसर हो, सीबीआई का पुलिस अफसर हो, क्राइम ब्रांच का हो, एनआईए का हो, कितना ही बड़ा एग्जीक्यूटिव पुलिस अफसर क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसके ऊपर ये कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि जिस नागरिक को उसने गिरफ्तार किया, और वो नागरिक चाहे फुटपाथ पर सोने वाला फकीर क्यों ना पेश करना पड़ेगा। This is the majesty of law। You see, this is the supremacy of our law which we must understand। कि कानून कितना अच्छा है हमारे देश में कि उसे 24 घंटे के अंदर आपको एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने खड़ा करना है। अब भाई मुश्किल ये है आशुतोष जी, जिसका मुझे दुख है कि उस जुडिशियल अफसर के सामने जब उस नागरिक को, अगर वो एक कमजोर बेसहारा पिछड़े तबके का है जिसके पास वकील भी नहीं है, उसको खड़ा किया गया, तो उस जुडिशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या बनती है? ये समझने की। देखिए यहीं पर आर्यन का आ गया मामला। आर्यन तो खैर बहुत बड़ा था, आर्यन के पीछे तो 10 वकील खड़े हो गए थे, लेकिन मिसाल मैं दे रहा हूं इसकी कि जब गिरफ्तार करके किसी व्यक्ति को जुडिशियल अफसर के सामने खड़ा किया जाता है तो उस जुडिशियल अफसर को रिमांड देने के में पुलिस कस्टडी 4 दिन की दी या 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दें, ये वो नहीं, वहां तक सीमित नहीं है उसकी जिम्मेदारी। उस जुडिशियल अफसर की जिम्मेदारी सबसे पहली ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सबसे आला कोर्ट ने कहा है, देश का ये कानून है कि गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, तो अफसर से पहले पूछा जाए कि तुमने इसे गिरफ्तार क्यों किया इस आरोप, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? सेटिस्फाई मी, could you not have averted this arrest, could you not have avoided this arrest?
व्हाई डिड यू अरेस्ट हिम? क्या पूछते हैं हमारे कोई मैजिस्ट्रेट से जजेस? नहीं पूछते। क्यों? किसी के केस में नहीं पूछते, नहीं पूछना, उनके पास समय नहीं है। देखिए हमारी अदालतों में इतना भार है, हम देखते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक मैजिस्ट्रेट बेचारा सुबह बैठता है जो 11 बजे, जिसके सामने भेड़ बकरियों की तरह से 50 लोग लाए जाते हैं, क्या वो हर एक व्यक्ति के बारे में रिमांड एप्लीकेशन लेकर ये तमाम तफ्तीश करेगा जो हम कह रहे हैं, जो कानून कह रहा है? मुमकिन नहीं। तो इसीलिए हमें पूरे सिस्टम को विचार करने की। देखिए अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉर्ड जस्टिस रामन्ना साहब का एक बयान जो इससे रिलेवेंट है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ वर्षों से बहुत शोर हो रहा है, राजनीतिक हलकों में बहुत शोर हो रहा है कि इन सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर बीइंग अब्यूज्ड टू अवेयर पॉलिटिकल कारण से या पर्सनल कारण से, बदला लेने के कारण से उसका दुरुपयोग एजेंसियां कर रही हैं। और इसी संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश का एक बयान 3 महीने पहले आया था। वो ये था कि there is a lot of unrest in the country with regard to the alleged abuse by central agencies, and it's time that there has to be a monitoring committee to observe and find out if there are such abuses by central investigating। ये बहुत अच्छा बयान है, और बदकिस्मती से इस बयान को न तो केंद्रीय सरकार ने, न विरोधी पक्षों ने, न किसी ने इसको उठाया और न इस पर कोई चर्चा की, न इसे आगे बढ़ाया। बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, न सिर्फ सेंट्रल एजेंसी, ऑल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर क्यों ना हो, जहां कहीं गिरफ्तारियां की जाती है अब्यूज ऑफ पावर के तहत, वहां उस पर निगाह रखनी जरूरी है। लेकिन एक स्कीम के तहत, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि 24 घंटे में तो आपको जुडिशियल ऑफिसर की स्क्रूटिनी लगती है, उस जुडिशियल अफसर को हमारे मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं पूछते जी? ये क्यों नहीं कहता है? देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आई एम हिज एडमायरर बिकॉज़ ही हैज looked into outside the court, he has found that yes, this abuse is going on, and he has opened his mouth. So I am grateful to him what he has said, and I want to convey through you ये बात, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश ये बात को देखें कि साहब, आप जो दुरुपयोग की बात करते हैं और आप जो निर्माण कमेटी के करने की बात करते हैं, वहां आप ये भी तो देखें कि आपके नाक के नीचे हजारों मैजिस्ट्रेट्स और अफसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्पेशल कोर्ट के, जिनके सामने रिमांड लिया जाता है, इस तरह के दुरुपयोग से गिरफ्तारी करके नागरिकों को लाया जाता है, तो उनकी कर्तव्यों को क्या वो पूरी तरह से निभा रहे हैं? अगर नहीं निभा रहे हैं तो उस सिलसिले में हमें काम करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कोई कमेटी का निर्माण किया जाए। मेरा सजेशन ये है चीफ जस्टिस साहब को कि आप ये आदेश जारी करें, जैसा कि आपने कहा कि डोंट सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, योर ग्लोरी टू अस, यू आर बेटर प्लेस्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस। तो इन मैजिस्ट्रेटों को, इन स्पेशल जजों को, इन डिस्ट्रिक्ट जजों को, जिनके सामने एक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कानून के कंपल्शन में पेश किया जाता है, उन्होंने उस समय क्या करना चाहिए था? आर्यन के लिए भी किया जा सकता था, और इस तरह के हजारों लाखों लोगों को रोज सुबह शाम पेश किया जाता है, उनके संदर्भ में भी ये करना आवश्यक है। मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे कानून, मेरा इतना देश का अच्छा है, मेरा संविधान इतना शानदार है, मेरा फौजदारी कानून इतना अच्छा है कि वो मेरी पर्सनल लिबर्टी की हिफाजत करता है। अब वो कहता है कि ये पुलिस अफसर मेरा दुश्मन है, ये पुलिस अफसर को मुझसे कुछ बदला लेना है, पैसे लेने हैं, कोई भी कारण हो सकता है, इसने मुझे गिरफ्तार किया, तो मेरे पास एक रास्ता तो कानूनी तौर पर है कि मुझे 24 घंटे में एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा जो पुलिस से हटकर है, पुलिस से बाहर है, वो इंडिपेंडेंट है। तो उस जुडिशियल अफसर ने तो मेरे साथ न्याय करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से उस जुडिशियल अफसर के पास समय नहीं है। वो जुडिशियल अफसर कहेगा, नहीं भाई देखिए, आपके खिलाफ ये अभी प्राइमा फेसी चार्ज है, पुलिस 14 दिन का रिमांड मांग रही है, मैं 4 दिन का रिमांड देता हूँ। दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज नॉट मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस एवरी डे, एवरीवेयर, इन एवरी कोर्ट। So I would respect the Honorable Chief Justice of India to please look at your judicial officers, thousands and thousands of judicial officers who are concerned with the restoration of liberty of an arrested person within 24 hours. Undo it right away.
आप जितना जल्दी इस नाइंसाफी को नहीं हटाते, जितना जल्दी हटा देते हैं उतना बड़ा इंसाफ करते हैं, और अगर आप नहीं हटाते तो रहती। मान साहब, आपने जितने कायदे से जितनी चीजों को एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आपकी बातों को, आपके मशवरे को वो समझेंगे और समझने के बाद कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ किसी एक दो लोगों के जेल में जाने का नहीं है, बल्कि पर्सनल लिबर्टी, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी है, उसके प्रोटेक्शन का भी है। जैसा आपने कहा कि किसी भी सभ्यता, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इससे होती है कि वहां जो फौजदारी कानून है वो कैसे और किस तरीके से लागू होता है। अगर इस एक सेंटेंस में और कह दूंगा आशुतोष, बिफोर यू वाइंड अप, वो ये कि इससे क्या फायदा होगा। एक तरफ तो पर्सनल लिबर्टी का सेफगार्ड जो कानून कहता है वो बेहतर होगा, और दूसरी तरफ लोगों का जो कंजस्शन है जेलों में वो कम होगा, और उसके तहत हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेटर क्लास में माना जाएगा, और उससे हम सिविलाइज माने जाएंगे। ए कंट्री civilization can be best gauged by the effectiveness with which its criminal justice system functions, and our criminal justice system with decongestion of prison would certainly be much better. So Honorable Chief Justice will note that two-way advantage. On one side, individuals' personal liberty would be appreciated, would be acknowledged, would be helped, and on the other hand, we will be also decongesting our prisons, and with pride we will raise our heads and say that we are a civilized country. This is what I want to say. और अंत में इतना कहूंगा, अगर ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास भारत की जस्टिस सिस्टम में और बढ़ेगा, जो दो देश के लोकतंत्र को और मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब इस पूरी बातचीत में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।